हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एक टेक्सटाइल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। संगम इंडिया लिमिटेड। सिंपल सा बिजनेस है, पर अगले 1-1.5 साल इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। संगम का बिजनेस मॉडल क्या है, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, वैल्यूएशन कैसी है, रिस्क कैसे हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदो तो अपनी ड्यू डिलीजेंस और रिसर्च को अच्छी तरह करके ही किसी स्टॉक को खरीदना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संगम का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिशनली ये कंपनी धागे बनाती है, धागे, जिसे हम इंग्लिश में यार्न बोलते हैं। किसानों से कॉटन खरीदी, उसको स्पिनिंग किया और कॉटन यार्न तैयार। इसके अलावा ये सिंथेटिक पीवी यार्न्स भी बनाते हैं, जो क्रूड ऑयल से डिराइव्ड केमिकल्स के थ्रू बनता है। पीवी यार्न बनाने में संगम को महारत हासिल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा कॉमोडिटी बिजनेस है। किसी साल तो मार्जिन 20% पहुंच जाते हैं और अगले साल मार्जिन ड्रॉप होके 3 या 4% रह जाते हैं। सबसे बड़ी धागे की इंडस्ट्री में ये समस्या है। आज के दिन में 48% ऑफ द संगम्स रेवेन्यू कम फ्रॉम यार्न बिजनेस। लेकिन कंपनी इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनी चाहती है कि ये कमोडिटी जो प्ले है, इसकी परसेंटेज इन ऑल ऑफ देयर रेवेन्यू कम से कम हो। तो कंपनी क्या करती है, इस धागे से कपड़ा बनाती है, यानी फैब्रिक बनाती है। 49% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का आता है कपड़ा बिजनेस से, यानी फैब्रिक बिजनेस से। ये दो तरीके के फैब्रिक्स बनाते हैं। नंबर 1, डेनिम फैब्रिक, जो जीन्स का कपड़ा होता है। नंबर 2, पीवी सिंथेटिक फैब्रिक, जो पीवी यार्न के थ्रू बनता है। ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं इन कंपैरिजन टू यार्न बिजनेस, क्योंकि यार्न बिजनेस में मार्जिन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और कंपनी के हाथ में नहीं होती प्राइसिंग। लेकिन कपड़े में फ्लक्चुएशन ऑफ मार्जिन रिलेटिवली कम होती है। कंपनी 15% के आसपास मार्जिन्स अपने फैब्रिक बिजनेस से कमा सकती है। आज के दिन फैब्रिक से 49% के आसपास रेवेन्यू आता है, लेकिन मैनेजमेंट इस परसेंटेज को इंक्रीज करना चाहती है 60 to 70% तक। ये अचीव करने के लिए कंपनी बहुत बड़ा कैपेक्स कर रही है, जिसकी बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब आते हैं तीसरी रेवेन्यू सेगमेंट पर, गारमेंट सेगमेंट। कंपनी ने कपड़ा तो बना दिया, अब कंपनी चाहती है कि हम वैल्यू चेन में और ऊपर मूव हो। और ऊपर कैसे मूव होंगे, जब कपड़े को सिलाई करके, कटाई करके आप पूरा एक गारमेंट तैयार कर देंगे और उसको बेचेंगे। आज के दिन में कंपनी का 3% रेवेन्यू गारमेंट बिजनेस से आता है और कंपनी का प्लान है कि इस रेवेन्यू को 6% पे ले जाए अगले 1-1.5 साल के अंदर। मार्जिन्स गारमेंट बिजनेस में 15 से 20% के बीच में रहते हैं, यानी मच मच बेटर देन यार्न बिजनेस। लेकिन ये सेगमेंट अभी संगम के रेवेन्यू स्ट्रीम्स का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। क्यों हिस्सा नहीं है? क्योंकि आज तक आप B2B प्लेयर थे, यानी धागा बनाते थे या कपड़ा बनाते थे और दूसरी कंपनीज को बेच देते थे। अगर आप गारमेंट इंडस्ट्री में आते हो तो आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ब्रांड भी बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट पे भी स्पेंड करना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी फोड़ना पड़ेगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आज के दिन में कंपनी के पास कैपेबिलिटीज हैं कि वो गारमेंट बना सके, लेकिन उसको बैक एंड पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए गारमेंट का बिजनेस बहुत जल्दी स्केल करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एज अ इन्वेस्टर आज हमारा फोकस होना चाहिए फैब्रिक बिजनेस के ऊपर। अच्छा, एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी लगभग 35% के आसपास करती है और 65% जो इनकी सेल्स होती है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आती है। अब बात करते हैं ग्रोथ ट्रिगर्स की। ऐसे क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं? सबसे पहला, कैपेक्स। कंपनी 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है टू चेंज इट्स रेवेन्यू मिक्स। इसे कंपनी बोल रही है मिशन 2026। क्या है मिशन 2026? आज के दिन में फैब्रिक से लगभग 49% के आसपास रेवेन्यू आता है। कंपनी चाहती है ये फिगर चेंज होके हो जाए 60%। इसके अलावा धागे वाले, यार्न वाले बिजनेस से जो इनका रेवेन्यू आता है वो 48% के आसपास आता है। कंपनी चाहती है ये घट के हो जाए 33%। गारमेंट वाला बिजनेस जो 3% रेवेन्यू ला रहा है, कंपनी चाहती है वो हो जाए अब 6%। रेवेन्यू मिक्स चेंज इन द फेवर ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की परसेंटेज बढ़ेगी, आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। इसके अलावा आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि 2026 तक हम 4000 करोड़ का टॉप लाइन करने लग जाएंगे। 2026 बहुत दूर नहीं है, हम सिर्फ 1.5 साल बाद की बात कर रहे हैं। Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी अप्रैल से लेकर जून के बीच में इनका जो कैपेक्स है वो सारा लाइव चला जाएगा।
तो इस बेस पर कंपनी उम्मीद कर रही है कि हमारी टॉप लाइन 4000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा क्योंकि ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। आज के दिन में मार्जिन्स 8.5% से 10% के बीच में नजर आते हैं, जो इंप्रूव होके हो जाएंगे लगभग 12.5%। एटलीस्ट मैनेजमेंट तो यही गाइडलाइंस दे रही है कि हम 12.5% मार्जिन्स पे 4000 करोड़ की टॉप लाइन करेंगे 2026 में, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, विच इज ह्यूज। क्योंकि आज के दिन में अगर हम स्क्रीनर पर देखेंगे तो टीटीएम पर ये स्टॉक लगभग 2700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रहा है, यानी 50% इंक्रीज इन सेल्स विद इन 1.5 ईयर। कंपनी कोशिश करेगी कि जितना भी यान बिजनेस है उसको यूज कर सके इन हाउस टू क्रिएट फैब्रिक। कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ दोनों इंजन फायर करने वाले हैं फॉर संगम इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। अब आप पूछेंगे कि इतना बड़ा कैपेक्स करने के बाद डेट की सिचुएशन क्या है, कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा खराब तो नहीं कर ली? तो देखिए, आज के दिन में लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों को मिलाकर कंपनी के ऊपर लगभग 1100 करोड़ के आसपास का कर्जा है। डेट टू इक्विटी अगर देखते हैं तो वो 1 से ऊपर आती है, जस्ट अबाउ 1, जो बहुत ज्यादा कम नहीं है। मुझे 2 कारण ऐसे लगते हैं कि ये डेट संगम के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। पहला कारण, कैश फ्लो संगम के मुझे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। अगर CFO टू EBITDA रेशो हम देखते हैं लास्ट 3 से 5 ईयर्स की, तो वो 75-80% के आसपास है। यानी कंपनी जो EBITDA जनरेट कर रही है ना, उसको कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है। डेट सर्विस करने के लिए उनके पास कैश अवेलेबल है। पहला रीजन तो ये है जो मुझे कंफर्ट देता है। दूसरी चीज जो इनकी डेट की सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाती है वो है इनका कॉस्ट ऑफ फंड। आज के दिन में ये कंपनी जो पैसा रेज कर रही है ना, जो डेट रेज कर रही है, वो सिर्फ 5% पे कर रही है या उससे भी नीचे कर रही है। अब आप पूछेंगे कि इतना सस्ता लोन दे कौन रहा है इनको? तो आंसर है गवर्नमेंट सब्सिडीज। बैंक से ये लोन लेते हैं 8 या 9% पे। उसके बाद जो राजस्थान गवर्नमेंट है जहां पर इनके प्लांट सिचुएटेड है, वहां से इनको मिलती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसके हिसाब से जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है वो 5% से भी नीचे आ जाता है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि इस कंपनी को डेट लेना सस्ता पड़ रहा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स जो हमने आज तक डिस्कस किए हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डेट टू इक्विटी ग्रेटर देन 1 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आज के दिन में इस कंपनी के लिए। हाउएवर, प्रॉब्लम कंपनी को जब होगी जब साइकिल कंपनी के फेवर में प्ले आउट नहीं होगी। टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सेक्टर बहुत 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 ज्यादा सिक्लिकल है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आज तक कोई भी आदमी टेक्सटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं हुआ। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री बूम्स और बस्ट्स में बहुत जल्दी जल्दी जाती है। हर 5 साल में आप देखोगे कि टेक्सटाइल स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे हैं और फिर बहुत नीचे आ रहे हैं, फिर बहुत ऊपर जा रहे हैं और फिर बहुत नीचे आ रहे हैं। ये सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स के साथ है और संगम भी इन बूम्स और बस से बचा नहीं हुआ। संगम का प्राइस चार्ट देखिए लास्ट 20 साल के अंदर, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। यही हाल मार्जिन्स का है। मार्जिन्स का चार्ट देखिए, मार्जिन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं 20% से लेकर और 7% के बीच में, अगर हम कोविड टाइम को एक्सक्लूड कर दें तो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। और ये सिर्फ संगम का हाल नहीं है, ये एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हाल है। सभी कंपनियों के मार्जिन्स और उनके प्राइस आपको इसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग नजर आएंगे। अब सवाल उठता है कि हम साइकिल में हैं कहां पर आज के दिन में? नहीं पता। फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को भी नहीं पता। हम एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं। आज के दिन में कंपनी के EBITDA मार्जिन्स 8.5% के आसपास हैं। अगर हम हिस्टोरिकली कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये यूजुअली बॉटम आउट कर जाते हैं 6% 7% के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्जिन्स हमको बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। यही हाल पैट मार्जिन का भी है। पैट मार्जिन भी हमको कहीं ना कहीं बॉटम पे नजर आ रहा है आज के दिन में। ROCE और ROE अगर हम कंपनी की देखेंगे तो वो भी एट द ऑल टाइम लो पे हैं। अगर हम कोविड के टाइम को छोड़ दे तो कोविड के टाइम को हम एक एक्सेप्शन समझ के इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? तो ROCE, ROE, पैट मार्जिन, EBITDA मार्जिन आज के दिन में हमको अगर हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो बॉटम पे नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब अब यहां से तो साइकिल रिवर्स हो जानी चाहिए, लेकिन कुछ और मैट्रिक्स हैं जो हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई अभी बॉटम बहुत दूर है। कौन कौन से मैट्रिक्स हैं ये? प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, EV टू EBITDA, प्राइस टू सेल्स। ये सब मैट्रिक्स को अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि हम बॉटम के आसपास भी नहीं है।
प्राइस टू सेल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि जो सिक्लिकल स्टॉक्स होता है उसमें यूजुअली प्राइस टू सेल्स बेटर पिक्चर दिखाता है हमको। प्राइस टू सेल्स का चार्ट देखकर मेरे दिमाग में दो चीजें आती हैं। पहली चीज कि स्टॉक बॉटम पे तो नहीं है, क्योंकि आज के दिन में प्राइस टू सेल्स 0.7x है, और बॉटम जब भी स्टॉक ने बनाया है वो 0.1x के आसपास बनाया है। पॉइंट नंबर 2, ऐसा तो नहीं कि हम आज के दिन में बॉटम की तरफ नहीं बल्कि टॉप की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक एक नया टॉप बनाने वाला है, क्योंकि अगर आप प्राइस टू सेल्स के चार्ट को देखेंगे तो वो हायर हाई बना रहा है, और शायद ये 0.7x का हायर लो है। जिस तरीके से हमको सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारी मैनेजमेंट्स के थ्रू एक एक्साइटमेंट नजर आ रही है आफ्टर बांग्लादेश अनरेस्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेक्टर अभी बॉटम की तरफ नहीं बल्कि टॉप की तरफ जा रहा है। ओनली फ्यूचर विल टेल। कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता कि आज के दिन में हम साइकिल में कहां पर है, लेकिन अगर इस साइकिल को 1 से 1.5 साल या 2 साल मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि संगम विल परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल अमंग द टेक्सटाइल प्लेयर्स। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अच्छा किया तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1.5-2 साल संगम के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अच्छा नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि संगम के स्टॉक को नीचे गिरने से कोई रोक सकता है, क्योंकि दी स्टॉक्स राइज टुगेदर एंड फॉल टुगेदर। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टाइम होराइजन बहुत छोटा है, 1.5 से 2.5 साल के बीच की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि स्टॉक जो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि हम 4,000 करोड़ की सेल्स FY26 में कर लेंगे, वो सपोज कीजिए ये FY27 में अचीव करते हैं, कंजर्वेटिव होकर सोचते हैं, ठीक है। तो 2.5 साल के बाद की बात करते हैं कि FY27 तक क्या होगा। रेवेन्यू इनका 1.5x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 50% रेवेन्यू इंक्रीज 2.5 साल में बुरा नहीं है। इबिटा मार्जिन 12.5% के आसपास हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद इनका इबिटा 2.5x से इंक्रीज हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। 2.5 साल के अंदर 2.5x का इबिटा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी एज्यूम की है इनके एनुअल स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो 125 करोड़ और 110 करोड़ के आसपास रहेगी मैक्सिमम। और उसके हिसाब से जो पैट है वो लगभग 200 करोड़ की होने की उम्मीद है बाई FY27। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैट हमारा FY24 के कंपैरिजन में 6x हो जाएगा अगले 2.5 साल के अंदर। यानी जो आज पीई रेशियो हमको 50 के आसपास नजर आ रही है, 55 के आसपास नजर आ रही है, वो FY27 के एस्टिमेट्स के हिसाब से सिर्फ 10 या 15x पर है। यानी अगर मैनेजमेंट के हिसाब से सब चीजें चली और साइकिल भी इनके फेवर में रही, जैसे 2022 में जो सिचुएशन आई थी, कॉटन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अगर वो सिचुएशन नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता है अगले 1.5 से 2 से 2.5 साल इस कंपनी के लिए बहुत 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 अच्छे होने वाले हैं। तो वैल्यूएशंस तो बहुत कंफर्टेबल नजर आ रही है स्टॉक की, अगर साइकिल प्ले आउट होती है और मैनेजमेंट अपने प्रोमिसेस पर डिलीवर कर पाता है तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है, सीधी बात है। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।